नमस्कार। कौटिल्य आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम मनोविश्लेषणवाद की चर्चा करेंगे। इस मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की थी। तो आज हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। और मेरा विश्वास है कि जब आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो दोबारा सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को ना पढ़ना पड़ेगा ना समझना पड़ेगा। तो इसी विश्वास और संकल्प के साथ हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद, और मनोविश्लेषणवाद की मैं चर्चा करूं उससे पहले सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ी सी बात। देखो, सिगमंड फ्रायड का जो जन्म हुआ था वो वियना में हुआ था 1856 ईस्वी में। कहां हुआ था? वियना में। कब? 1856 ईस्वी में। इनका शुरुआती जो जीवन था वो बड़ा कष्ट भरा था, लेकिन अपने संघर्ष के बलबूते बाद में चलकर ये हिस्टीरिया के डॉक्टर बन जाते हैं और कुछ समय बाद ये पेरिस चले जाते हैं। पेरिस में ये पागलों के डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू करते हैं। इतनी सी बात सिगमंड फ्रायड के बारे में आप याद रखिएगा। जन्म कहां हुआ? वियना में। कब हुआ? 1856 ईस्वी में। शुरू में किसके डॉक्टर थे? हिस्टीरिया के। पेरिस आने के बाद किसके डॉक्टर बने? पागलों के डॉक्टर बने। क्लियर? देखिए, मनोविश्लेषणवाद एक सामान्य सी परिभाषा मनोविश्लेषणवाद की। वह संप्रदाय जिसके अंतर्गत हम मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। वह संप्रदाय जिसके अंतर्गत हम मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। देखिए, एक बात और बताऊं, मनोविश्लेषणवाद मनोविज्ञान के अंतर्गत इतना महत्व रखता है कि अपनी इसी महत्ता के कारण मनोविश्लेषणवाद को क्या कहा गया? मनोविश्लेषणवाद को क्या कहा गया? मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया। क्या कहा गया बेटा? मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया। मनोविज्ञान का प्रथम बल, ऐसी संज्ञा प्रदान की जाती है। क्यों प्रदान की जाती है? क्योंकि मनोविश्लेषणवाद का मनोविज्ञान में बहुत महत्व है। इसी महत्व के कारण क्या कहा गया? इसे मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया। इतनी बात क्लियर हुई। आइए, मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है वो हमें समझना है। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा, क्या पहला टॉपिक पढ़ना है? व्यक्तित्व का संरचनात्मक मॉडल। क्या? व्यक्तित्व का संरचनात्मक मॉडल। व्यक्तित्व का संरचनात्मक मॉडल। और दूसरा जो टॉपिक हमें समझना है, पढ़ना है, वो है व्यक्तित्व का गतिकी मॉडल। कौन सा मॉडल? गतिकी मॉडल पढ़ना है। और तीसरा जो हमें समझना है वो समझना है मनोलैंगिक विकास। कौन सा? मनोलैंगिक विकास। ये तीन टॉपिक हमें समझना है। व्यक्तित्व का संरचनात्मक मॉडल, व्यक्तित्व का गतिकी मॉडल और मनोलैंगिक विकास। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तित्व का संरचनात्मक मॉडल। इसके दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक है आकारात्मक मॉडल। कौन सा? आकारात्मक मॉडल। और दूसरा है गत्यात्मक मॉडल। कौन सा? गत्यात्मक मॉडल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तित्व के संरचनात्मक मॉडल का पहला पार्ट, आकारात्मक मॉडल। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? आकारात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल, आइए देखते हैं। आकारात्मक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। इत्मीनान से आप वीडियोस देखिए, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आकारात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? मन के 3 प्रकार। वास्तव में जब सिगमंड फ्रायड वियना से पेरिस पहुंचते हैं तो पागलों के डॉक्टर के रूप में काम करना प्रारंभ करते हैं और वहां पे इन्होंने पागलों पर खूब ढेर सारा रिसर्च किया था। ठीक है ना? शुरुआत में ऐसी मान्यता थी कि पागलों का जो मस्तिष्क होता है वो कार्य नहीं करता है। सिगमंड फ्रायड ने इस पर खूब रिसर्च किया और पाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में जो हमारा मस्तिष्क है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में मन कहते हैं, उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार? 3 प्रकार। उसी की चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने कहा मन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला है
चेतन मन। कौन सा मन? चेतन मन। और दूसरा है अर्ध चेतन मन। कौन सा? अर्ध चेतन मन। तीसरा कौन सा है? देखो, इसी अर्ध चेतन मन को अवचेतन मन भी कहा जाता है। इसी अर्ध चेतन मन को अवचेतन मन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखना। और तीसरा है बेटा अचेतन मन। अचेतन मन। हमें सबसे पहले समझना है कि चेतन मन क्या है। देखो, एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक डिग्री कॉलेज है, वहां पर एक लड़का पढ़ने आता है सुबह सुबह। उस क्लासरूम में जाता है जहां वो पढ़ रहा होता है, जहां उसका क्लास चलता है। तो वहां पर एक लड़की बैठी थी। उस लड़की से जैसे ही वो क्लासरूम में आता है, उससे बातें करता है। कुछ बातें होती हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद सर आते हैं और क्लास स्टार्ट होता है। तो जिस समय उस लड़के और उस लड़की के बीच में वार्ता चल रही थी, बातचीत हो रही थी, उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है बेटा? उस समय मन का चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। यानी कि जब दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, अपने दैनिक व्यवहार की बातें कर रहे होते हैं या कुछ भी बात कर रहे होते हैं, उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? उस समय मन का चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है, ठीक है ना। और जैसे ही गुरुजी आते हैं, दोनों का मन आपस में जो बातचीत हो रही थी वहां से हटकर गुरुजी की ओर चला जाता है। तो जो बातचीत हो रही थी वो क्या हो गई? वो भूल गई। तो वो जो पहले बात हुई थी वो मन के किस हिस्से में पहुंच गई? वो मन के अर्ध चेतन वाले हिस्से में पहुंच गई। समझ रहे हैं? अवचेतन वाले हिस्से में पहुंच गई। यानी कि प्रत्यक्ष जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उस समय मन का चेतन हिस्सा कार्य करता है, और जब उससे दूर चले जाते हैं तो पुरानी बातें जो भूल जाती हैं वो कहां पहुंच जाती हैं? वो अर्ध चेतन मन में पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। तो चेतन मन का संबंध किससे हुआ बेटा? वर्तमान से हुआ। किससे हुआ? वर्तमान से हुआ, है कि नहीं है? और किससे हुआ? हकीकत से हुआ। चेतन मन का संबंध किससे हुआ? वर्तमान से हुआ, हकीकत से हुआ, है कि नहीं? क्योंकि प्रत्यक्ष जब हम किसी से बात करते हैं तभी हमारे मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि चेतन मन का संबंध किससे है? वर्तमान से है, फैक्ट से है, हकीकत से है। क्लियर हुआ? और कुल मन का 10% हिस्सा, कितना? 10% हिस्सा किस मन के पास होता है? इसी चेतन मन के पास होता है। कुल मन का कितने प्रतिशत हिस्सा चेतन मन के पास होता है? 10% हिस्सा चेतन मन के पास होता है। देखो, जो हम योजना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। जो हम योजना बनाते हैं, किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं, यानी इच्छाओं का जन्म कहां से होता है? किस मन के द्वारा होता है? तो इसी चेतन मन के द्वारा होता है। बात को समझिएगा जरा। जो योजनाएं हम बनाते हैं, किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, या हमारे अंदर जो इच्छाएं जन्म लेती हैं, वो उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? उस समय मन का चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। एक बात और, जितने भी सामाजिक कार्य हैं, नैतिक कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य हैं, सदाचार वाले कार्य हैं, वो सब करने में, उनको संपन्न कराने में मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? तो चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। बात को समझिएगा। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य, नैतिक कार्य, नैतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक कार्य, नैतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, या कुल मिलाकर कहें कि जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, है ना, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, मन के किस हिस्से के द्वारा वो संपादित होते हैं, यानी उनको संपन्न कराने में मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? तो चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। बात क्लियर हुई? चेतन मन का संबंध वर्तमान से है, हकीकत से है, और कुल मन का 10% हिस्सा इसी चेतन मन के पास होता है। जो हम योजनाएं बनाते हैं, किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, या हमारे अंदर जो इच्छाओं का जन्म होता है,
कोई भी सामाजिक कार्य है, नैतिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, उन सब के पीछे किसका हाथ होता है? इसी चेतन मन का हाथ होता है। ठीक है ना? क्लियर हुई इतनी बात? आइए दूसरी बात समझते हैं। उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने कहा कि दोनों बच्चे जब आपस में बातचीत कर रहे थे क्लासरूम में, उस समय मन का चेतन हिस्सा कार्य कर रहा था, और जैसे ही गुरुजी आए वो बातें भूल गई, क्योंकि मन अब गुरुजी की ओर लग गया। तो भूली हुई बातें कहां पहुंच गई बेटा? अर्ध चेतन मन के पास पहुंच गई। कहां पहुंच गई? अर्ध चेतन मन के पास पहुंच गई। ठीक है? अच्छा, जैसे मान लेते एक उदाहरण और देते हैं कि घर के किसी स्थान पर आप कोई वस्तु रख देते हैं और वस्तु रखकर आप उसे भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो इस समय वो जो भूल गई वो वस्तु जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम उसे भूल गए, तो उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य कर रहा है? अर्धचेतन हिस्सा कार्य कर रहा है। कोई वस्तु रखकर अगर हम भूल जाते हैं तो उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? अर्धचेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। लेकिन अगर याद करने पर वो चीज याद आ जाती है तो पुनः कौन सा हिस्सा कार्य करने लगता है? चेतन वाला हिस्सा कार्य करने लगता है। ठीक है ना? इसीलिए अर्धचेतन मन को कहा गया है क्या? सुलभ स्मृति। क्या कहा गया है बेटा? सुलभ स्मृति कहा गया है। सुलभ स्मृति कहा गया है। क्या कहा गया है? सुलभ स्मृति कहा गया है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि जब हम किसी से प्रत्यक्ष बात करते हैं उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। और जैसे ही वहां से हमारा इंटेंशन अलग होता है, हमारा मन कहीं दूसरी जगह लगता है, तो बोली हुई बातें कहां पहुंच जाती है? अर्धचेतन मन में पहुंच जाती हैं। और जब उसे हम याद करने की कोशिश करें और याद आ जाए तो फिर मन कहां पहुंच जाता है? चेतन मन के पास पहुंच जाता है। इसीलिए अर्धचेतन मन को सुलभ स्मृति की संज्ञा दी गई। क्लियर हुई बात? चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताएंगे क्या? अचेतन मन के बारे में। किसके बारे में? अचेतन मन के बारे में। देखो, उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी बेटा। लड़का है, लड़की है, दोनों बात कर रहे थे तो मन का चेतन हिस्सा कार्य कर रहा था। गुरुजी आ गए तो वो बातें अर्धचेतन मन में पहुंच गई। ठीक, क्लास ओवर हो गया, छुट्टी हो गई। 2-3 दिन बीता। एक दिन वही लड़का जो लड़की से बात कर रहा था मार्केट जाता है शाम के समय। वहां पर उसी लड़की को किसी रेस्टोरेंट में किसी दूसरे लड़के के साथ लंच करते हुए पाता है तो उसे झटका लगता है। अरे यार, ये तो वही लड़की है जिसके साथ हम बात कर रहे थे। अभी 2 ही दिन हुआ इस कॉलेज खुले और सबसे पहले तो मुझसे बात हो रही थी, अभी इस लड़की के साथ डेट कर रही है। तो उसको लगता है झटका। क्या लगता है? झटका। और उस लड़की की पर्सनालिटी के प्रति उसे होता है संदेह। बात को समझिएगा, उस लड़की की पर्सनालिटी को लेकर के उसे संदेह होता है। लेकिन उस जो संदेह उसके मन में होता है वो सही है कि गलत है, ये अपनी जगह अलग बात है, लेकिन संदेह होता है। और उसका फायदा उठाने के लिए उसके नेचर की, उसकी प्रकृति को भांप करके उसका फायदा उठाने के लिए उस लड़के के मन में कुछ अलग तरह की बातें चलती हैं। अब वो प्रयास करता है उस लड़की के टच में आना है, उस लड़की के संपर्क में आने के लिए प्रयास करता है। लेकिन अब तक वह लड़की दूसरे वाले लड़के के साथ इतना अटैच हो जाती है कि इसे मौका नहीं मिलता है। देखो, एक बात और बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात है कि जब कोई इच्छा आपके मन में जन्म लेती है, उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो आपका अट्रैक्शन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जब कोई इच्छा आपके मन में जन्म लेती है और वह इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह इच्छा आपके अंदर धीरे 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 अस्थायी रूप लेने लगती है। आप किसी से व्यक्त नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर आप चलते रहते हैं। वही स्थिति थी उस लड़के की। ठीक है ना? वो कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश असफल होती है और धीरे 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 वो उसकी इच्छा अंदर ही अंदर उसे बहुत परेशान करती। यानी कि वो इच्छा क्या हो गई? दमित तो हो गई। लेकिन वो इच्छा थी कैसी? अनैतिक थी। समझ रहे हैं? तो जितनी भी अनैतिक इच्छाएं होती हैं बेटा, दमित इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो इच्छाएं मन के किस हिस्से में पहुंच जाती हैं? तो इसी अचेतन मन में पहुंच जाती हैं। जब मैं चेतन मन के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि इच्छाओं का जन्म जो होता है उसका कारण कौन होता है? चेतन मन होता है।
इच्छाओं के जन्म लेने का कारण कौन बनता है? चेतन मन। यानी इच्छाएं जब जन्म लेती हैं तो मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। लेकिन बेटा वही इच्छाएं जब दमित हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो वह कहां पहुंच जाती हैं? अचेतन मन में पहुंच जाती हैं। कहां पहुंच जाती हैं? अचेतन मन में। तो दमित इच्छाएं, दमित इच्छा और कौन सी इच्छा? अनैतिक इच्छा, अनैतिक इच्छा, दमित इच्छा, अनैतिक इच्छा, यानी जितनी भी गलत इच्छाएं होती हैं, या कह लीजिए इसको कामुक इच्छा, कामुक इच्छा, कुल मिलाकर के जितनी भी गलत इच्छाएं होती हैं, ऐसा लिख लो, जितनी भी बुरी इच्छाएं होती हैं, जितनी भी बुरी इच्छाएं होती हैं, उनके पीछे मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? तो अचेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमां नहीं मिलता। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर जो बातें अचेतन मन में पहुंच जाती हैं वो अक्सर अनैतिक होती हैं, असामाजिक होती हैं, कामुक होती हैं, बुरी इच्छाएं होती हैं। तो गलत इच्छाएं कहां वास करती हैं? अचेतन मन में वास करती हैं। कुल मन का 90% हिस्सा, कितना बेटा? 90% हिस्सा किसके पास होता है? इसी अचेतन मन के पास होता है। कुल मन का 90% हिस्सा अचेतन मन के पास होता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ गए? देखो एक बात और बता दूं, जब आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, तो धीरे 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 आपके मन में अस्थायी रूप ले लेती हैं, लेकिन आप उसे किसी से व्यक्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अनैतिक है। क्यों? क्योंकि वो बुरी है, इसलिए आप किसी से व्यक्त नहीं करते। भय होता है समाज का, परिवार का, लोक लाज का, समझ रहे हैं? लेकिन अंदर ही अंदर उन इच्छाओं के प्रति आप खूब कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करना, क्या करना? इमेजिनेशन करना। और क्या करना? सपना देखना, सपना, सपना जो आता है, स्वप्न, सपना देखना। जो सपने आते हैं हमें, या जो हम इमेजिन करते हैं, उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? तो अचेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अक्सर जो आप दिन में सोचते हैं वही रात को नींद में, सपने में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? और चलो ठीक है यार, हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, कितना आनंद आता है। ठीक है ना? तो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करना, सपने देखना, ये किसकी देन है? अचेतन मन की देन है। अचेतन मन के पास कुल मन का कितने प्रतिशत हिस्सा होता है? 90% हिस्सा होता है। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? देखिए, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बर्फ का टुकड़ा जो पानी के ऊपर दिखता है वो चेतन मन है, और बर्फ का टुकड़ा जो पानी के अंदर होता है लेकिन दिखता नहीं है, वो क्या है? अचेतन मन। तो वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी से प्रत्यक्ष बात करते हैं तो मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। और वही इच्छाएं, योजनाएं या कार्य जिनका आप शुभारंभ तो कर दी, जन्म तो ले ली, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही हैं, अधूरी हो गई हैं, तो वो अंदर आपके दब गई हैं। समझ रहे हैं? तो दबी हुई इच्छाएं होती अक्सर अनैतिक हैं। वो अनैतिक गलत इच्छाएं, दमित इच्छाएं कहां पहुंच जाती हैं? अचेतन मन में पहुंच जाती हैं। याद रखना, चेतन मन का संबंध होता है वर्तमान से, वास्तविकता से। जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, सदाचार वाले कार्य होते हैं, वो होते हैं चेतन मन में। जितने भी गलत कार्य होते हैं वो किसके द्वारा संपादित होते हैं? चेतन मन के द्वारा संपादित होते हैं। अर्ध चेतन मन की जहां तक बात है, तो अर्ध चेतन मन कुछ और नहीं, इसी अचेतन मन का पूर्ववर्ती हिस्सा है। वर्तमान में जो बातें हो रही थी वो जैसे ही भूलती हैं पहुंच जाती हैं अर्ध चेतन मन में। याद करने पर जैसे ही वो याद आ जाती हैं फिर पहुंच जाती हैं कहां? चेतन मन में। ठीक है ना? एक बात और हम आपको बता दें कि आपको याद रखना होगा इस बात को, सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रमुख किताबें लिखी हैं, उन्हें भी आप याद रखिएगा। कौन कौन सी? पहली किताब है बेटा, पहली किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। कौन सा? इंटरप्रिटेशन ऑफ
ड्रीम, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। और दूसरी किताब है बेटा साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ऑफ एवरीडे लाइफ, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ये दो किताबें हैं, इन्हें आप याद रखना। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड। कब दिया सिद्धांत? 1900 ईस्वी में दिया। मनोविश्लेषणवाद की परिभाषा, वह संप्रदाय जिसके अंतर्गत हम मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। सिगमंड फ्रायड का जन्म कहां हुआ? वियना में। कब हुआ? 1856 ईस्वी में। शुरुआत में किसके डॉक्टर बने? हिस्टीरिया के डॉक्टर बने। और पेरिस पहुंचने के बाद किसके डॉक्टर बने? पागलों के डॉक्टर बने। और सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? व्यक्तित्व का संरचनात्मक मॉडल, व्यक्तित्व का गतिकी मॉडल और मनोलैंगिक विकास। व्यक्तित्व के संरचनात्मक मॉडल के दो पार्ट हैं, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। आज हमने क्या समझा? आकारात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल में सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है? मन के 3 प्रकार, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन का संबंध वर्तमान से होता है, वास्तविकता से होता है। कुल मन का 10% हिस्सा इसी चेतन मन के पास होता है, ठीक है ना। जो बातें प्रत्यक्षता किसी से होती है उस समय मन का कौन सा हिस्सा कार्य करता है? चेतन वाला हिस्सा कार्य करता है। और जैसे ही मन कहीं और चला जाता है तो भूली हुई बातें कहां पहुंच जाती हैं? वो अर्धचेतन मन में पहुंच जाती हैं। वह इच्छाएं, वह कार्य जिनका हम शुभारंभ तो कर देते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, तो ऐसी इच्छाएं कहां पहुंच जाती हैं? ऐसी दबी हुई इच्छाएं कहां पहुंच जाती हैं? अचेतन मन में पहुंच जाती हैं। चेतन मन के द्वारा जितने भी शुभ कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य हैं, वो संपन्न होते हैं। लेकिन अचेतन मन के द्वारा कौन से कार्य संपन्न होते हैं? कार्य तो कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन जो इच्छाएं होती हैं, दमित हो जाती हैं, वो कहां पहुंच जाती हैं? अचेतन मन में। और दमित इच्छाएं अक्सर अनैतिक होती हैं, यानी जितनी भी गलत कार्य होते हैं कौन करवाता है? अचेतन मन करवाता है। जितने भी गलत कार्य होता है कौन करवाता है? अचेतन मन करवाता है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने कहा बर्फ का टुकड़ा जो समुद्र में ऊपर दिखता है वो क्या है? चेतन मन है। जो समुद्र के अंदर होता है लेकिन दिखता नहीं, वो क्या है? अचेतन मन है। यह है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आकारात्मक मॉडल। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।